हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिस्ट्री। तो हम लोग हिस्ट्री पीजीटी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, और इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ था स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग 8 सेट पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में जो है वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिस्ट्री पीजीटी पेपर 2 का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है एग्जाम में स्टूडेंट टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसमें जो है जनरल लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको 30 नंबर का रहेगा, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आपको 40 नंबर का रहेगा, और जो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा वो 80 क्वेश्चन रहेगा उसका। तो पहले जो है हम लोग आज जनरल स्टडीज का भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो है हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन, जो 40 नंबर का जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आता है, उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये भी जो है मैथ का ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं, ये गलत, ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 जो है साइंस का क्वेश्चन है। तो मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो है कौन सा लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में जो है कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर 3 की
परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि तो जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो है बिंदु प्रति इंच से जो है निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो ट्रेकोमा रोग का संबंध जो है किससे है? तो ट्रेकोमा जो है एक आंख का रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो है कौन इसमें उपयोग करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तीरंदाजी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अंतरिक्ष रॉकेट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वेंचुरी मीटर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग तीरंदाजी करता है और अंतरिक्ष रॉकेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीसरा नियम न्यूटन का क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन है? तो न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में जाना जाता है मार्टिन ग्रासर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो 2000 खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम जो है वापस कौन ले लिया था? तो ये ले लिया था विक्टोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विक्टोरिया कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया का पूर्ण रूप पूछा है तो इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? तो उसने उसे संदेश भेजा था वेलकम बर्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53,
आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है लियो बराडकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था जनरल स्टडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अजाली असौमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो है आरोही क्रम में हो जाएगा, पहले हो जाएगा तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा, उसके बाद महान मैदान हो जाएगा, उसके बाद उत्तरी पर्वत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो श्रेणी का नाम दिया हुआ है और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में जो है काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जौस्कर है और उसके बाद पीर पंजाल है। पीर पंजाल जो है सबसे दक्षिण में है और सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में काराकोरम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो है होता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूसंखलन प्रवृत्त नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र जो है भूसंखलन प्रवृत्त नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी तट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्वी घाट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हिमालयी क्षेत्र और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूसंखलन प्रवृत्त जो है इसमें कौन नहीं है? तो पूर्वी घाट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारत का जो है कोरोमंडल तट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जो है कहाँ होता है? तो कोरोमंडल तट पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ था 1 नवंबर 1858 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो ये सही है कि राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। तो ये भी सही है कि स्वामी दयानंद ने जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो ये भी सही है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बताया था। तो इसमें जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनरल स्टडीज में जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट। अब जो है हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सील, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शहरी नियोजन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आभूषण, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसमें सील है, शहरी नियोजन है और आभूषण है, तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में फैली हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अफगानिस्तान, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सिंध, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है गुजरात में, अफगानिस्तान में, ये सब क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73। हड़प्पा सभ्यता स्थल पर, तो हड़प्पा सभ्यता स्थलों पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हल रेखाएं पाई गई, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नहरों के निशान पाए गए हैं, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता स्थलों पर जो है हल रेखाएं पाई गई है, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है और नहरों के निशान पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो कौन सा स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चिरांद, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बेलन घाटी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कौशल, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा कौन सा स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो इसमें जो है कोई भी स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति से नहीं पहचाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से जो है किसको मानते थे? तो मृत्यु के बाद का जीवन का। तो इसका
हड़प्पावासी मृत्यु के बाद जीवन को मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, तमिलकम में कौन शामिल है? तो तमिलकम में जो है कौन शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चोल, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है चेरा, यहाँ पे चेरा नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा चेर। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पांड, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तमिलकम में जो है शामिल था चोल, चेर और पांड्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77, 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? तो 1810 के दशक में जो है कॉलिन मैकेंजी ने जो है संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78, सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी काल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? तो शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसीलिए पढ़ना मुश्किल है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा पूछा था। तो शिलालेखीय साक्ष्य का सीमा है अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसीलिए पढ़ना मुश्किल है और कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो किस कारक ने जो है खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो जेम्स प्रिंसपे आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, जब बीएस सुखथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया तब यह तय किया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो यह था घोड़ा पोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, अब्दुल रजाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो अब्दुल रजाक ने मंगलोर शहर का दौरा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब है? तो संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धार्मिक नेताओं की जीवनी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जमींदारों की जीवनी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हैगियोग्राफी का मतलब है धार्मिक नेताओं की जीवनी और अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने जो है धन उपलब्ध कराया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुल्तान जहां बेगम, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शाहजहां बेगम, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रुखसाना बेगम,
फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए शाहजहां बेगम तथा उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों जो है धन उपलब्ध कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो इनमें से कौन जो है 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फासियन। यहाँ पे फासियन नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा फाहियान। ये जो है गलत टाइपिंग किया हुआ है, यहाँ पे होगा फाहियान। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है जुआन जियान। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फाजांग। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री कौन है? तो जुआन जियांग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसमें जो है कौन सा सही कथन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे। तो ये सही है कि प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। तो ये गलत है, शासक जो है ब्राह्मण थे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो चारण चरित्र लिखने के लिए कपड़ा, पेपर तथा ताड़ के पत्ते का जो है उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चारण चरित्र लिखने के लिए जो है कपड़ा, पेपर और तार के पत्ता का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 1914 में प्रकाशित द मोमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो 1914 में प्रकाशित द मोमेंट्स ऑफ सांची के लेखक हैं अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 91। इलियट संगमरमर क्या है? तो इलियट संगमरमर अमरावती से मूर्ति कला के जो पैनल मद्रास में रखे गए उसे जो है इलियट संगमरमर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो आहत सिक्के जो है चांदी से बनते थे। तो चांदी जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो मास्की जो है अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? तो महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला जो है, तो ये जो है दर्शाता है स्टूडेंट स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, और अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। तो ये दोनों दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। स्मारक के संरक्षण मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची जो है क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? क्योंकि जो है खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात अंग्रेज अधिकारी सांची के लिए तो मान गए परंतु अमरावती के लिए नहीं माने, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 96। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उन्हें ये दोनों उत्पाद बहुत पसंद थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए। तो नहीं, ये
थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता था। तो नहीं, ये सब जो है कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो पान का वर्णन इसीलिए किया क्योंकि इब्न बतूता ने कहा कि पान कोई फल नहीं होता है तथा इसे केवल इसके पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है जो जायफल जैसा होता है। और नारियल, इब्न बतूता ने जो है नारियल के वृक्ष को प्रकृति का एक अनोखा और विस्मयकारी वृक्ष माना था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। तो ये गलत है। मध्यकाल में जो है भारत में सभी गुलाम जो है एक समान नहीं थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। तो ये भी गलत है। मध्यकाल में जो है पुरुष और महिला दोनों प्रकार के जो है दोनों को जो है गुलाम बनाया जाता था। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो है तीनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 100। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो भारत में दासों का उपयोग जो है दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने के लिए, पालकी ढोने के लिए, रईसों पर नजर रखने के लिए, ये सब के लिए जो है उद्देश्य के लिए जो है दासों का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? तो महान और छोटी परंपराएं शब्द जो है गढ़े थे रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राह्मणों ने इन अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। तो पूछा था कि मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया जो है किस प्रकार कार्य करती थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो दिया हुआ है ये तीनों जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो भक्ति परंपराओं को जो है सगुण और निर्गुण श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। अलवर और नयनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो अलवर जो है विष्णु का पूजा करते थे और नयनार जो है शिव का पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अलवर और नयनार जो है तमिल कवि संत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। नलईरा दिव्य प्रबंधम किसकी रचनाओं का एक संकलन है? तो ये जो है अलवर की रचनाओं का एक संकलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो अंडाल जो है विष्णु की उपासक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अंडाल अंडाल जो है किसको कहा जाता था? तो अंडाल जिसे कोथाई नचियार या गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता था। तो अंडाल को जो है कोथाई नचियार या गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता था। और ये दक्षिण भारत के 12 हिंदू वैष्णव कवि संतों में से एकमात्र अलवर थी। और इन्हें जो है मरणोपरांत देवी भूदेवी का अवतार माना गया है। तो अंडाल को जो है मरणोपरांत जो है देवी भूदेवी का अवतार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। कराइकल किस देवता की उपासक थी? तो कराइकल जो है शिव देवता की उपासक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कराइकल अम्यार का अर्थ क्या होता है? तो कराइकल अम्यार का अर्थ होता है कराइकल की श्रद्धेय माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ब्राह्मण बसवाना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राह्मण बसवाना किस आंदोलन के उद्भव के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ब्राह्मण बसवना जो है लिंगायत और वीरशैव उद्धव के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। शरिया का अर्थ है, तो शरिया का अर्थ क्या होता है? तो शरिया का अर्थ होता है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलसिला क्या होते हैं? तो सिलसिला क्या होता है? तो सिलसिला सूफी वंशावली होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो अजमेर में चिश्ती दरगाह में जो है देग और मस्जिद के निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था, तो देग और मस्जिद के निर्माण के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। पद्मावत किसका एक रूप है? तो पद्मावत जो है प्रेम आख्यान का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को जो है सुल्तान उल मसाइख के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? तो आदि ग्रंथ में जो है कबीर, बाबा फरीद और रविदास की बातें संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116। इनमें से कौन उलटवासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो उलटवासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है कबीरदास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कबीर जो है रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। तो कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद। और कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर जो है निर्गुण भक्ति शाखा के पहले संत थे। तो कबीर जो है कौन भक्ति के शाखा के पहले संत थे? तो निर्गुण भक्ति शाखा के पहले संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। इनमें से कौन सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो कौन जो है इसमें सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मीराबाई, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीदास, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट कबीर। तो कबीर जो है निर्गुण भक्ति संत है, सगुन मार्गी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मीराबाई जो है
मीराबाई भी जो है सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है। मीराबाई का जो है काव्य रचना है, ये सब है, ये जो है ब्रज भाषा में है। और मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। और तुलसीदास जो है सगुन मार्गी भक्ति संत हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है, तो कबीर और मीराबाई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसमें जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तजकीरा। तजकीरा संतों की जीवनी संबंधी लेख है, तो ये सही है। तो तजकीरा जो है किसको कहा जाता था, तो किसी लेखक की जीवनी को दर्शाने वाली कृति का संग्रह है तजकीरा। नेक्स्ट है मालफूजात। मालफूजात सूफी संतों की बातचीत। तो मालफूजात क्या था, तो सूफी संतों की बातचीत, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में लिखा गया है मकतूबत। मकतूबत है सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र। सॉरी स्टूडेंट, मालफूजात जो है सूफी संतों के बातचीत को नहीं कहा जाता है, ये गलत है। मालफूजात जो है साहित्य सूफी धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मकतूबत। मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखा गया पत्र, तो ये सही है। मकतूबत जो है मकतूबत सूफी शेखों और विद्वानों के पत्रों के लिए जो है एक सामान्य शब्द है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो ए और सी जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया। तो हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था। तो विजयनगर के शासकों का जो है उड़ीसा के गजपति शासक के शासकों के साथ संघर्ष था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से राज्य को जो है कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक जो है पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। तो मैसूर जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था। तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा जो है किया था निकोलो डी कॉन्टी और फारसी यात्री अब्दुल रजाक। तो ये दोनों जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 123। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है। तो हजारा राम मंदिर की दीवारों पर जो है रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। तो विट्ठल मंदिर में जो है रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 126। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने ए अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है। तो अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक है आईने ए अकबरी, और इसमें निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सम्राट अकबर का इतिहास। तो अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक है आईने ए अकबरी, इसमें जो है राज्य की एजेंसियों द्वारा
राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था और सम्राट अकबर का इतिहास। इसमें जो है आईने अकबरी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो फ्रांसिस बुकानन जो है किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बॉटैनिकल गार्डन के प्रभारी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गवर्नर जनरल के सर्जन, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांसिस बुकानन जो है कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन जो है एक स्कॉटिश चिकित्सक थे। और फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो फ्रांसिस बुकानन जो है कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना से, बॉटेनिकल गार्डन के प्रभारी से और गवर्नर जनरल के सर्जन से, ये सभी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा? तो यह जो है लिखे थे रजनी पाम दत्त ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो ये सही है। कॉटन सप्लाई एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो 1857 में ब्रिटेन में हुआ। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया था? तो ये बंगाल दिया हुआ है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन में लगाया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था अवध में लगाया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म गलत है? तो कोई भी जो है गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 131, रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? तो रिकॉर्डियन विचार में सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वे किसानों की भलाई की कामना करते थे, तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, तो नहीं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, तो नहीं, ये भी गलत है। तो अंग्रेजों ने परिसीमन कानून उपयुक्त में से किसी कारण से पारित नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और परिसीमन कानून जो है कब पारित हुआ था? तो परिसीमन कानून वर्ष 1859 में पारित हुआ था। और परिसीमन कानून जो है पारित हुआ था, यह कानून के समय ब्याज के संचय को रोकने के लिए था परिसीमन कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शाहमल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मौलवी अहमदुल्ला शाह, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह से ये सभी नेता जो है जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ये कारण जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन गुजराती थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है गुजराती थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो किसे जो है लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लाला एल राय मतलब लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बीसी पाल, बीसी पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। तो किसे जो है लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को और बिपिन चंद्र पाल को। तो ये तीनों को जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 137, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जो है कौन जुड़ा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एडविन मॉन्टेग्यू, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है साइमन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चेम्सफोर्ड, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जो है जुड़े हैं एडविन मॉन्टेग्यू और जेम्स फोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मॉन्टेग्यू जो है भारत के राज सचिव तथा जेम्स फोर्ड जो है उस समय भारत के वाइसराय थे। क्वेश्चन नंबर 139, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का संस्थापक सन यात सेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? तो मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दजला, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है डेन्यू, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फरात, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है दजला और फरात नदी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 142, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरे की अनूठी विशेषता क्या थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता था यह लगातार चित्र बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो चरवाहे जो है अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पनीर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खाद, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है धातु के उपकरण, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चरवाहे अनाज के बदले में खाद लेते थे और धातु के उपकरण लेते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो गिलगमेश महाकाव्य जो लिखा गया था 12 पट्टी पर लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो यह जो है काला सागर तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 146, सेंट ऑस्टिन कहाँ के बिशप थे? तो सेंट ऑगस्टिन जो है उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के बिशप थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, प्रवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो प्रवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो इसका गिरावट का कारण था स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या है? तो मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? तो श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति समाप्त हुआ था 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? तो लंबी छलांग योजना देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति को लंबी छलांग योजना कहते हैं और यह जो है शुरू किया गया था चीन से और 1958 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस सेट में जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो है इतना ही क्वेश्चन था। तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिस्ट्री पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।